गुड मॉर्निंग एवरीवन। नाउ अगेन आई एम हियर। गोकुलदास पब्लिक स्कूल द्वारा संचालित स्ट्रक्चर्ड सिलेबस बेस्ड ऑनलाइन क्लासेस में फिर से एक बार आपका स्वागत है और मैं पुनः हिंदी विषय के साथ आपके समक्ष हूँ। और आज पुनः हम लोग अपनी पेंसिल जो न्यू ग्रामर बुक है उसका चैप्टर 2 सेम 1 से स्टार्ट करने वाले हैं। और उम्मीद करती हूँ कि मेरे सारे बच्चे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और फिर से आज हम अपना ग्रामर यानी कि व्याकरण पढ़ने के लिए तैयार हैं। तो सभी बच्चे सबसे पहले अपनी बुक का पेज नंबर 168 ओपन करेंगे। अब देखिए बेटा, पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था भाषा और व्याकरण के बारे में, यानी भाषा किसे कहते हैं, व्याकरण किसे कहते हैं, भाषा की आवश्यकता क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, मौखिक, लिखित, हमने सभी पढ़ा था। लेकिन अब चूंकि सेकंड में हमारा वर्ण एवं मात्राएं, यानी कि किसी भी भाषा को अच्छे से जानने, पढ़ने, समझने, समझाने के लिए उसमें जो लिपि आप प्रयोग करते हैं उस लिपि को सही और शुद्ध बनाने के लिए भी सबसे पहली जो ज़रूरत है वो होते हैं वर्ण। यानी बिना किसी भी अक्षर के कोई भी भाषा की लिपि लिखी ही नहीं जा सकती है। तो आज हम लोग अपना वर्ण एवं मात्राएं पढ़ेंगे और समझेंगे। व्याकरण के अंतर्गत हमने आपको बोला था कि व्याकरण के 4 अंग होते हैं। एक होता है वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा होता है वाक्य विचार और चौथा होता है अर्थ विचार। तो पहला जो अंग है वर्ण विचार, आज हम उसका शुभारंभ कर रहे हैं। सभी बच्चे अपनी पुस्तक हाथ में लेंगे और हम पढ़ते जा रहे हैं, आप उसे पुनः दोहराएंगे। देखिए, पहला है वर्ण। जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से अनेक ध्वनियाँ निकलती हैं। इन ध्वनियों को ही वर्ण कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो सबसे पहले हम इस डेफिनेशन को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। जब हम अपने मुंह से कोई भी आवाज़ निकालते बेटा, यानी आपने यदि मुंह खोला है और आपके गले से यदि हवा बाहर निकलती है मुख के द्वारा, तो वो हवा जब बाहर किसी चीज़ से टकराती है यानी किसी के कानों से टकराती है तो वह उसे वर्ण के रूप में या किसी आवाज़ के रूप में सुनाई देती है। आपने भले ही स्पेशली विशेष तौर से कोई एक ध्वनि नहीं निकाली हो, लेकिन जब भी आप मुंह खोलेंगे और अंदर से हवा को जोर से बाहर की तरफ फेंकते हैं और वो किसी के कानों से या किसी भी सतह से टकराती है तो वह किसी न किसी ध्वनि के रूप में उसे सुनाई अवश्य पड़ती है। अब यदि उसका कोई अर्थ वो अपने मन से समझ लेता है या आपने अगर बोला है तो वह जो होता है वो कोई विचार या भाव हो जाता है। लेकिन उसका जो सबसे छोटा हिस्सा यानी सिर्फ जो आवाज़ है उसे लिखित रूप में हम लोग वर्ण कहते हैं। अगर आप सिर्फ उसे बोलने की भाषा में कहेंगे तो वो ध्वनि है, वो कोई सी भी हो सकती है, किसी भी तरह की हो सकती है। लेकिन जब उसी ध्वनि को लिखा जाता है तो वो वर्ण कहलाता है। जिस प्रकार भाषा लिखित और मौखिक होती है, अगर मौखिक है तो ध्वनि और लिखित है तो वर्ण कहलाएगी। इस प्रकार भाषा की सबसे छोटी इकाई मतलब हिस्सा, यूनिट जिसे आप कहते हैं, जो सबसे छोटा वाला भाग होता है वही होता है वर्ण। मैम वर्ण क्यों कहते हैं? उसको हम लोग आवाज़ या ध्वनि भी तो कह सकते हैं, पर मैं पुनः दोहरा रही हूँ, ध्वनि इन्हें जो सिर्फ सुनाई देती है, लेकिन अगर वो लिखा है तो ये जो है ये कहलाता है वर्ण। लिपि के लिए यानी आपके मन के भाव को लिखा हुआ दिखाई दे, उसके लिए ज़रूरी है कि उसमें आप वर्ण का प्रयोग करें, अक्षर को एक कोई आकृति दें। हमने पहले कहा था भाषा को जब एक व्यवस्थित आकृति या संकेत चिन्ह के रूप में लिखा जाता है तो वो लिपि होती है, और लिपि का जो सबसे छोटा हिस्सा होता है उसे ही हम लोग सरल शब्दों में वर्ण कहते हैं। और एक और डेफिनेशन है कि कोई ऐसी वाली आवाज़ जिसका और टुकड़ा न किया जा सके। जैसे मैंने कहा प से और छोटी कोई आवाज़ आप निकाल सकते हैं। चलिए और एक छोटा सा सिंपल, मैंने कुछ मेहनत नहीं की, कोई मेहनत नहीं की, मैंने सिर्फ मुंह खोला, अंदर से हवा बाहर फेंकी। आप स्वयं भी ये करके देख सकते हैं। तो अब और इससे भी कोई छोटी सी आप ध्वनि निकाल सकते हैं मुंह से। कोशिश करके देखिए, आप जब भी मुंह खोलेंगे बिना मेहनत के, आप अगर अंदर से बाहर की तरफ हवा निकालते हैं तो जो सबसे पहली सबसे इजी वाली सरल वाली
जो आवाज़ बाहर निकलती है वो होती है अ की, उससे ज़्यादा और कोई छोटी वाली ध्वनि होती ही नहीं है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारे मुख से निकलने वाली जो सबसे छोटी इकाई होती है या ध्वनि होती है, जिसका और कोई टुकड़ा न किया जा सके, वह वास्तव में वर्ण कहलाती है। और वर्ण के बिना किसी भी भाषा का लिखित वाला रूप असंभव होता है। दूसरी बात, कोई भी भाषा हो, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, देश विदेश में जितनी भी भाषाएं हैं, इन सभी भाषाओं को शायद सुनने में आपको एक जैसा प्रोनाउंसिएशन लगे, वर्ण जो वो लोग ध्वनि निकालते हैं उनका उच्चारण एक जैसा सुनाई दे, लेकिन जब बात उनको लिखने की आती है तो उसके लिए सबसे ज़रूरी होता है वर्ण, यानी कि कोई एक अक्षर, है ना। और वो अक्षर ही डिसाइड करते हैं कि किसी भी भाषा की लिपि कैसी होगी, कौन सी भाषा में कितने अक्षर जरूरी हैं, कितने प्रकार की ध्वनियाँ उस भाषा को समझने और समझाने के लिए ज़रूरी हैं। तो आपने देखा होगा कि आपकी जो अंग्रेजी भाषा है ना, उसमें कितने अक्षर हैं, कितने बच्चों को पता है? 1 2 3 4 5 कितने अक्षर हैं? शायद 26 अक्षर है ना, 26 लेटर्स यू हैव इन योर इंग्लिश लैंग्वेज। पर हिंदी भाषा में हमारे पास बहुत सारे अक्षर हैं। कितने पता है? 1 2 3 10 20 25 50 नहीं, हमारी हिंदी भाषा में 54 यानी कि 54, 5 और 4 इतने अक्षर हैं हमारे पास, इतने सारे वर्ण हैं। मैम अंग्रेजी में केवल इतने से और हिंदी में इतने सारे वर्ण की ज़रूरत क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि हमारी हिंदी भाषा पूरे विश्व की सबसे समृद्ध भाषा है। दूसरी बात, पहले आपकी हिंदी भाषा बनी, फिर आपकी अंग्रेजी भाषा बनी है। याद रखिए, आपकी हिंदी में आप अ बोलते हैं तो अ लिखते हैं और आ के लिए इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन अंग्रेजी में आपने अगर अ बोला तो सिर्फ एक बार ए बनाया और आ बोला तो आप उसी को 2 बार लिख देते हैं। यानी आप उसी वाले लेटर को 2 बार यूज करते तब जाके आपका आ बनता है। लेकिन हमारी हिंदी में अ के साथ में बाकायदा एक और खड़ा डंडा या पाई लगाई जाती है, तब ये वाली आकृति बनती है ना। ये नहीं कि आपकी अ की आकृति और आ की आकृति में अंतर है, मगर अंग्रेजी में ऐसा नहीं होता है। उसी आकृति को आपने 2 बार लिख दिया तो आ बन गया। तो उन्हें इतनी आवश्यकता क्यों लगेगी? हमारी हिंदी पहले बनी तो उसमें जो लोग थे बोलने वाले, उनको बहुत सारे अक्षरों की जरूरत पड़ती थी कि आखिर ऐसे कौन कौन से और अक्षर बनाए जाएं कि व्यक्ति उसमें अपने मन के अलग अलग भावों को अलग अलग तरीके से दिखा सके। आपको हम फिर बता दें, ये आप बोलते हैं प और ये फ, ये दोनों अक्षर एक ही जगह से निकलते हैं, है ना। ये भी आपके होठों को मिलाने से ही बनता है और ये भी आपके होठों को मिलाने से ही उच्चारित होता है, लेकिन इससे बनने वाला अक्षर और इससे बनने वाला अक्षर अलग होता है। प से आपके पंख होते हैं या पतंग होती है, लेकिन फ से फल होता है, फूल होता है। इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। ये पंख उड़ने के काम में आते हैं, लेकिन आपका ये जो फल है वो खाने के काम में आता है। फ में ही ऊ की मात्रा लगा दी जाती है तो फूल हो जाता है। ये भगवान को चढ़ाया जाता है और ये आपके द्वारा खाया जाता है। इसको सिर में लगाते हैं, इसके द्वारा हम अलग अलग डिशेस भी बना सकते हैं। यानी कि एक हल्का सा देखिए मात्रा का चेंज आप करते हैं और उन शब्दों का अर्थ बदल जाता है। तो इसीलिए हमारी भाषा को बनाने वालों ने ये महसूस किया कि हमारी भाषा में अलग अलग वर्ण होने चाहिए और उन्हें जो जो आवश्यकता लगती चली गई वो उतने नए नए वर्णों को बनाते चले गए। और इस तरह नए वर्णों की खोज करते करते हमारे वर्ण टोटल कितने हो गए? 54 यानी कि 54 हो गए। पहले बहुत समय तक ये वर्ण जो थे वो 52 थे। फिर और कुछ लोगों को लगा कि और 2 अक्षरों की ज़रूरत है जिनके बिना बन नहीं रहा है, तो उन्होंने फिर और 2 अक्षर बनाए। साधारण वर्ण के बाद में भी उनको लग रहा था कि वर्ण कम है, फिर उन्होंने 2-2 वर्णों को जोड़कर और नए 3-3 वर्ण बना दिए। फिर उसके बाद भी उनको लग रहा था कि मेरे मन के भाव पूरे नहीं हो रहे, तो उन्होंने क्या करा, एक ही वर्ण को डबल भी यूज़ किया और संयुक्त और द्वित्व व्यंजन बना दिए। तो इस तरह हमारे वर्ण बढ़ते बढ़ते इतने हो गए
और अंग्रेजी भाषा जब बनी तब तक आपकी हिंदी भाषा बन चुकी थी। तो उन्हें लगा कि इसमें ही इतने सारे वर्ण हैं कि उन्हीं को हम वापस रिपीट करके भी अपने जो भाषा है उसको प्रयोग कर सकते हैं। तो इसलिए इस भाषा में आपको केवल इतने से वर्ण देखने को मिलते हैं, है ना। तो ये तो हुई वर्णों को बनाने की ज़रूरत, वर्ण क्यों बनाए गए। अब अगली चीज़ देखिए, आपकी पुस्तक में दी गई है, एक आपको कमल का चित्र दिया है, एक किताब भी दी हुई है, एक हाथी भी दिया हुआ है। क्यों? चित्रों के नीचे लिखे शब्द अनेक ध्वनियों से मिलकर बने हैं। जैसे कमल 6 ध्वनियों से बना है, क अ, म अ, ल अ। इसी प्रकार किताब भी 6 ध्वनियों से, अकेली एक ध्वनि नहीं है। अगर मान लीजिए मैं इनमें से मात्राएं हटा दूं तो इन वर्णों का उच्चारण क्या होगा। किताब ई हटा दो, त में से आ हटा दो, क त ब। हाथी में से आ और ई की मात्रा हटा दो, कोई जरूरत नहीं मुझे स्वर की, सिर्फ व्यंजन से काम चल सकता है। तो ह थ, अब वो हाथ है या वो हाथी है, वो कब डिपेंड करता है, जब आप उसमें सही मात्रा लगाते हैं। प्रत्येक शब्द की अलग अलग ध्वनियों से ही छोटी ध्वनि का ज्ञान होता है और इस सबसे छोटी ध्वनि को ही हम वर्ण कहते हैं। मैं पुनः दोहरा रही हूँ कि ध्वनियों की आवश्यकता हमारे मन पर आधारित होती है कि आपके मन में कितने विचार उठते हैं और उनको बताने के लिए आपको कितनी ध्वनियों की आवश्यकता पड़ती है और उन ध्वनियों पर ही आपको कितने वर्णों की आवश्यकता होती है, वही बनता है जो आप चाहते हैं। तो इस प्रकार हमारे मुख से निकलने वाली ध्वनि को ही वर्ण कहा जाता है, या सरल भाषा में भाषा की सबसे छोटे वाले हिस्से को, जिसे आप ध्वनि मौखिक रूप से कहते हैं, उसी को हम लिखित रूप से वर्ण कहते हैं। फिर वर्णों को मिलाकर जो एक सीरियल वाइज ग्रुप या क्रमबद्ध समूह बनता है उसे हम क्या कहते हैं, वर्णमाला। यहाँ पर मैं बहुत ही संक्षिप्त रूप में अपनी सारी परिभाषाएं लिखती जा रही हूँ, आप लोगों ने अपनी रफ में लिखते जाएंगे और फिर दोहराएंगे, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, है ना। जैसे अ है, क है, म है, ठीक। फिर उसके बाद में देखिए सेकंड, वर्णमाला। वर्णमाला मतलब आपके अल्फाबेट, ठीक है। अगर सीधे में उसमें कहें तो वर्णमाला की जरूरत, जिस प्रकार मोतियों से मिलकर माला बनती है वैसे ही वर्णों से मिलकर वर्णमाला बनती है। आपने देखा होगा कि मोतियों की जो माला होती है उसमें ऐसे एक एक मोती एक दूसरे से जुड़े होते हैं, है ना। उसी प्रकार जब वर्ण एक के बाद एक व्यवस्थित रूप से आते हैं तो इनकी जो माला बनती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्णमाला। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। ये हो गई हमारी वर्णमाला की बहुत छोटी सी परिभाषा। अब इसके आगे देखिए, ये तो हो गया वर्ण, ये हो गया वर्णमाला। अब तीसरा आपको क्या दिया है, वर्णों के प्रकार। देखिए बेटा, वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। मैम एक तो पहले इतने सारे वर्ण हैं, फिर उनको मिलाकर आपने एक वर्णमाला बना दी है 54 अक्षरों की। अब उसमें आप कह रहे हैं कि वर्ण भी 2 प्रकार के होते हैं। सारे वर्ण तो हमारे मुंह से निकलते हैं, तो फिर वर्ण 2 प्रकार के कैसे हो गए? होते हैं, वो इस प्रकार होते हैं बेटा। देखिए वर्णमाला में 2 वर्ण, पहला तो हम आपको बता दें, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। अब कौन से? स्वर और व्यंजन, है ना। ये पहला था आपका वर्ण, इससे जुड़कर बनी थी वर्णमाला। वर्णमाला में
वर्ण के दो प्रकार हो गए हैं, एक हो गया है स्वर और एक हो गया है व्यंजन। हाँ, अब स्वर और व्यंजन में हमने अपने सारे वर्णों को क्यों बांट दिया, वो आवश्यकता हमें इसलिए पड़ी बेटा, क्योंकि जब आप अपने मुख से ध्वनि को बाहर निकालते हैं तो वह दो प्रकार से बाहर निकलती है। एक वो ध्वनियाँ होती हैं जो आपके गले से बिना किसी रुकावट के, बिना किसी परेशानी के अपने आप बाहर निकल आती हैं और सुनाई देती हैं। तो ऐसे वाले ध्वनियाँ वर्ण स्वर कहलाते हैं। कैसे, देखिए, जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर वर्ण की सहायता से ही, इसकी सहायता से ये बोले जाते, व्यंजन का उच्चारण होता है। याद रखिए, स्वर केवल उन वर्णों को कहेंगे जिनको बोलते समय ये वाले वर्णों की आवश्यकता नहीं होती है, किंतु इन वर्णों को बोलते समय इनकी आवश्यकता जरूर होती है। तो जो ध्वनियाँ हमारे मुख से बिना किसी परेशानी के या बिना किसी वर्ण की सहायता के अपने आप निकल आती हैं, वे वाले वर्ण जो होते हैं वे स्वर कहलाते हैं। वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं? 11। कितने होते हैं? 11 होते हैं। कौन कौन से होते हैं देख लीजिए। अ, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये 11 स्वर हैं जो अपनी हिंदी भाषा में कहे जाते हैं और माने जाते हैं, और इन्हीं स्वर के परिवर्तित रूप को हम मात्रा कहते हैं, है ना। मात्राएं 10 होती हैं बेटा। कितनी होती हैं? 10। क्योंकि आपका ये जो अ है, ये स्वर या ये वाला अक्षर जो है वो अपने सभी वर्णों में संयुक्त होता है, मिला होता है, और इसलिए इसकी मात्रा नहीं होती है, ना ही इसको मात्रा के रूप में हम परिवर्तित कर सकते हैं। अगर आप इसको मात्रा के रूप में बदलेंगे तो अ हट जाएगा और सिर्फ आ की मात्रा होती है। ई को यदि मात्रा के रूप में आपको बनाना है तो आप छोटी ई की मात्रा के रूप में यूज कर लेते हैं। इस ई को यदि आपको मात्रा बनाना है तो आप इसको इस रूप में न लिखकर इस तरह से मात्रा बना देते हैं। यानी कि स्वर जो है वो मात्रा के रूप में चेंज हो सकते हैं, व्यंजन मात्रा के रूप में चेंज नहीं हो सकते हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं स्वर के भेद। पहले तो हमने वर्ण के 2 भेद कर लिए, है ना, एक स्वर और एक व्यंजन। फिर उसके बाद में देखिए हमने स्वर को भी संख्या में बांट लिया कि स्वर 11 होते हैं। उसके पश्चात हमने उसे मात्रा में जब परिवर्तित किया तो 10 मात्राएं हो गई हैं। अब हम स्वर को भी उनके बोलने के आधार पर 3 रूप में बांट रहे हैं। स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कैसे, देखिए। पहला स्वर होता है आपका ह्रस्व स्वर, ह्रस्व। दूसरा होता है आपका दीर्घ स्वर, और तीसरा होता है प्लुत वाला स्वर। ठीक है। प्लुत वाला स्वर कैसे होता है, ध्यान दीजिए। स्वर के 3 भाग। जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, जिन स्वर या वर्ण के उच्चारण में सबसे कम समय, मतलब ताकत कम लगती है, वो वाला स्वर कहलाता है आपका ह्रस्व स्वर। क्या कहलाता है? ह्रस्व स्वर। इनकी संख्या 4 है। कितनी है इनकी संख्या? 4। मैम अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि इसको बोलने में कम समय लग रहा है, इसको बोलने में ज़्यादा समय लग रहा है? देखिए बेटा, वो हम आपको बताते हैं। अ, ई, उ और री, ये 4 जो स्वर होते हैं ये होते हैं आपके ह्रस्व स्वर। आप चाहें तो इन्हें बोलकर देख सकते हैं। इन्हें बोलने में बहुत कम समय लगता है। कम कैसा लगता है? साधारण अ, ई, उ, री, ताकत कम लगती है और तुरंत ये मुंह से बाहर आता है। तो ह्रस्व
ह्रस्व का मतलब होता है कम या छोटा या थोड़ा। तो जिस स्वर को बोलने में कम समय लगे वह स्वर होता है ह्रस्व स्वर। फिर दीर्घ, दीर्घ का मतलब होता है अधिक या बड़ा। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना यानी डबल समय लगता है उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। यानी कि अगर आपको अ को बोलने में 1 सेकंड लगता है तो आ बोलने में आपको 2 सेकंड लगते हैं। फिर कह रही हूँ अगर ई को बोलने में आपको 1 सेकंड लगता है ई, तो ई को बोलने में आपको 2 सेकंड लगते हैं। उ ऊ। ह्रस्व वाले स्वर हल्के सुनाई देते हैं, दीर्घ वाले स्वर थोड़े लंबे सुनाई देते हैं। इनकी संख्या 7 है और ये कौन कौन से है देखिए बेटा, हम यहाँ पर आपके लिए लिख देते हैं। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है। अब आप एक बार हमारे साथ इन्हें बोलकर देखिए। पहले हम अपने ह्रस्व स्वर को बोलते हैं। अ, ई, उ, री। इतना सा समय लगा। इन्हें बोलते आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। 1 सेकंड हमें ज्यादा लगता है। दीर्घ मतलब अधिक, ह्रस्व मतलब छोटा कम। जिस स्वर का उच्चारण करने में हमें कम समय लगता है वो वाले स्वर ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। फिर दोहरा रही हूँ। और जिन स्वरों को, स्वर मतलब जिन अक्षरों को बोलने में ह्रस्व से अधिक या डबल दुगुना समय लगता है, अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। डबल समय लगा यानी वो दीर्घ स्वर होता है। और एक अंतिम वाला स्वर देखिए कौन सा होता है हमारे पास, प्लुत स्वर। प्लुत स्वर यानी हम परिभाषा पढ़ते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है, यानी सिर्फ दुगुना नहीं ट्रिपल टाइम लगता है, उसे प्लुत स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। इसकी संख्या सिर्फ 1 है बेटा। कितनी है इसकी संख्या? सिर्फ 1 है। जैसे ओम, यानी कि उसमें आपका ह्रस्व और दीर्घ मिला हुआ होता है और इसकी संख्या मात्र 1 है, किंतु कभी कभी ही इसका प्रयोग होता है और इसकी आकृति प्लुत स्वर की इस प्रकार की होती है और इसका प्रयोग केवल हम एक ही शब्द में करते हैं, इस प्रकार। प्लुत का मतलब होता है जिसका उच्चारण तो हमें सुनाई देता है किंतु इसका प्रयोग अधिक नहीं होता है और उसको लिखा भी बहुत कम जाता है, यानी इसके लिए कोई एक आपका स्पेशल या विशेष चिन्ह नहीं होता है, केवल यही चिन्ह है जो आप संस्कृत भाषा में भी अच्छी तरह से देख सकते हैं। और जब आप याद कीजिए ओम का उच्चारण करते हैं तो उसमें आप जब आंखें बंद करके बहुत शांति से उच्चारण करते हैं तो वो बहुत लंबा चला ही जाता है, यानी कि अ और ओ को मिलाकर आप जिस ध्वनि का उच्चारण कर रहे हैं वह स्वर कहला रहा है आपका प्लुत स्वर। यानी अ और उ और ओ सब कुछ आपको उसमें हल्का सा सुनाई देता है और वो स्वर चलता ही चला जाता है, यानी ह्रस्व में 1 सेकंड लग रहा है, दीर्घ में 2 सेकंड लग रहा है और प्लुत में बोलते समय आपको 3 सेकंड लग रहे हैं। 1 गुना, 2 गुना और 3 गुना। तो जिस स्वर को बोलने में हमें ह्रस्व स्वर से
3 गुना समय अधिक लगता है, वह वाला स्वर आपका कहलाता है प्लुत स्वर। अदृश्य है लेकिन फिर भी है, जिसका प्रयोग नहीं के बराबर होता है किंतु आवश्यक है। आप ये सोचे, मैम इसको हटाकर सिंपल हम ओम भी तो बोल सकते हैं। आप खुद बोलकर देखिए, आप जैसे ही ओम बोलते हैं, आपने बोला और वो शब्द वहीं खत्म हो जाता है। वो स्वर या वो जो वर्ण है उसका उच्चारण वहीं तुरंत खत्म हो जाता है। लेकिन जब आप ओम का उच्चारण करते हैं तो वो इतना अधिक लंबा क्यों होता है? क्योंकि वहां पर आप प्लुत स्वर का प्रयोग कर रहे होते हैं। यानी इस ओम के बाद में आप अ, ई, उ सभी का मिला जुला एक रूप जो है, उच्चारण जो है, ध्वनि आपके गले से निकल रही है। वो सुनाई तो दे रही है मगर दिखने में इतनी लंबी नहीं दिख रही है। इसे कभी कभी हम अनंत काल या अनंत का चिन्ह भी कहते हैं। यानी लंबा खिंचता है, सुनाई देता है, दिखाई नहीं देता है। ऐसा ही स्वर कहलाता है प्लुत। प्लुत होकर भी नहीं होना, जिसकी आवश्यकता तो है लेकिन प्रतिपल नहीं है, वो होता है प्लुत। तो आज हम लोगों ने क्या समझा कि हमारे वर्ण, भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम लोग वर्ण कहते हैं। उसके पश्चात वर्णमाला, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। वो सारे स्वर, व्यंजन या सारी ध्वनियाँ जो हमारे मन के भावों को दिखाने के लिए, बताने के लिए, समझाने के लिए जरूरी होती हैं और सहायक होती हैं और हमारे मुख से निकलती हैं, वो वर्ण कहलाती हैं। और उन सब का जो एक क्रमबद्ध समूह होता है वो वर्णमाला कहलाता है। फिर हमारे मुख से निकलने के आधार पर कौन सा वर्ण हमारे मुंह से किस तरह से निकल रहा है, उसके बेस पर हमने वर्णों को 2 हिस्सों में बांटा है। एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन। आपके स्वर हमने बताए थे संख्या में 11 होते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। और व्यंजन जो है वो होते हैं संख्या में 33 है ना मैम। इसके बाद में सिर्फ इतने से कैसे बचे? बाकी के वर्ण कहाँ हैं? ये तो केवल 44 ही हो रहे हैं, जबकि आपने बोला था 54 होते हैं। मुझे पता है कुछ बच्चे गिनने में, काउंटिंग में बड़े तेज होते हैं। 33 + 11 ओनली 44 मैम। तो 54 कैसे हुए? होते हैं। इन वर्णों के अलावा आपके पास 2 और वर्ण हैं। याद कीजिए, जब आप औ के आगे बढ़ते हैं तो आप अम और अह वर्ण का प्रयोग करते हैं। हमारी हिंदी भाषा में यही जो 2 वर्ण हैं बेटा, ये अयोगवाह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अयोगवाह। इसका तीसरा जो स्वरूप है वो होता है अयोगवाह, है ना। अयोगवाह की संख्या कितनी है? 2 है। कैसे? देखिए, हिंदी वर्णमाला में अम और अह को अयोगवाह कहते हैं। क्यों? सुन लीजिए। अम को अनुस्वार तथा अह को विसर्ग कहते हैं। अनुनासिक एक नासिक के वर्ण है जिसका उच्चारण नाक और गले से होता है। अम यानी कि आपका ये वाला अक्षर जो होता है बेटा, इसे हम लोग कहते हैं अनुस्वार। क्या कहते हैं? अनुस्वार। और ये वाला जो होता है इसे आप क्या कहते हैं? विसर्ग। और उसी प्रकार आपके पास एक अनुनासिक, जिसे आप इस प्रकार का चिन्ह कहते हैं, अनुनासिक। ठीक है। आप लोगों ने अपनी हिंदी भाषा में देखा होगा, इनका हमने अलग अलग जगह पर प्रयोग किया हुआ है। जैसे आंख, है ना, इसे आप लोग साधारण भाषा में क्या बोलते हैं मैम? चंद्र बिंदु। जबकि इसे हम क्या कहते हैं? अनुनासिक। अनुनासिक मतलब एक नासिक के वर्ण, एक ऐसा वाला अक्षर बेटा जिसका उच्चारण करते समय आपके कभी कभी गले के साथ नाक का भी हल्का सा प्रयोग होता है। आंख मतलब आपका स्वर निकल तो गले से रहा है, लेकिन वो आपकी जो नाक वाली जो नस होती है या जो नली होती है, हल्का सा उससे भी टकराता है।
यानी उसमें कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे किसी को सर्दी हो जाती है ना, या कफ या खांसी होती है, और उस समय जो उसकी हालत होती है और उसके मुख से उस समय जो वर्ण निकलते हैं वो वाले वर्ण की ध्वनि हमें इस तरह वाले वर्णों में सुनाई देती है। इसलिए इसे हमने कहा अनुनासिक। नासिक मतलब नाक। आप अपने नाक को अगर एक हाथ से बंद कर लेते हैं और फिर आप कभी वर्ण को उच्चारित करते हैं तो उस समय आपको जो उच्चारण सुनाई देता है, अगर वैसा ही उच्चारण अगर आपको किसी शब्द में सुनाई पड़े तो ध्यान रखिए वहाँ पर यह वाला चिन्ह होता है और वह वाला वर्ण अनुनासिक चिन्ह वाला वर्ण कहलाता है। एक और शब्द जैसे आप पढ़ते दांत, अगर दांत में से आप ये वाला शब्द आपने लिखा दांत, है ना, अगर आप ये वाला चिन्ह अनुनासिक वाला चिन्ह हटा दीजिए और फिर आप इसका प्रोनाउंसिएशन करिए दांत, सिंपल द में आपने दा और त, फिर क्या इसका उच्चारण आपको वैसा ही सुनाई दे रहा है जैसे आपके दांत के लिए होता है? दांत यानी आपने गले से बोलते समय एक हल्का सा जोर जो है वो अपनी नाक की तरफ दिया और उसका भी स्वर आपको सुनाई देता है, तब ये कहलाता है दांत। गांव, गांव नहीं गांव, फिर बोल रही हूँ गांव और गांव में अंतर है। आप स्वयं एक बार अपने अनुनासिक चिन्ह को हटाकर बोलकर देखिए तो गांव सुनाई देगा, वो गांव वाला, कितने भी गांव गाते रहो गांव, ऐसा होता है। लेकिन अगर हमने उसके ऊपर अनुनासिक लगाया मतलब हो जाता है गांव। आपका हल्का सा टच आपके गले के साथ साथ आपके नाक को भी निकलता है और यही कहलाता है आपका अनुनासिक। क्योंकि इसकी आकृति चंद्रमा और बिंदु की तरह, इसलिए इसे कई बार हम इसे चंद्र बिंदु भी कहते हैं। विसर्ग, मैम विसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है? आपकी हिंदी भाषा में कभी कभी जब अह का प्रयोग करते हैं आप वहाँ ह नहीं लगाते हैं, है ना। आपने लिखा प्रातः, इसका उच्चारण आपने अह, हंसते हैं तो वहां पर उच्चारण अह होता है। अगर इसको हटा दूं तो प्रात, इसका उच्चारण क्या हो गया? सिर्फ प्रात। प्रात मतलब क्या होता है? अगर मैंने इसमें विसर्ग लगाया तो उच्चारण क्या हुआ? प्रातः, यानी सुबह के समय। उसी प्रकार एक होता है आपका पुन। मैम पुन का मतलब क्या होता है? पुन का कोई अर्थ नहीं होता। अह, पुनः, अह। आप लोग अधिकतर पूछते हैं बच्चे, मैम इसका प्रयोग तो हम लोग कहीं देखते ही नहीं है। यहाँ तक कि जब हम लोग ने पुस्तक पढ़ी थी, है ना, क्लास 1 में, LKG UKG में, तो वहाँ पर भी अंगूर का और बस अह बता दिया जाता था, उसके सामने कोई चित्र होता ही नहीं था, तो इसका प्रयोग ही नहीं होता था, तो इसको क्यों दिया जाता था? इसका प्रयोग ऐसे शब्दों में होता है बेटा जहाँ पर उसका कोई अर्थ होता है। लेकिन ये चिन्ह जो है ये विसर्ग का है और ये हमारी हिंदी भाषा के लिए आवश्यक होता है। क्योंकि तब आप छोटे थे तो आप विसर्ग या अनुस्वार या अनुनासिक जैसे शब्द नहीं समझ पाते थे, किंतु चूंकि ये हमारी वर्णमाला में भले ही मात्रा के रूप में प्रयोग होते हैं किंतु कहलाएंगे तो ये भी स्वर, क्योंकि आपकी सारी मात्राएं आपके सारे स्वरों से बनी हुई हैं, यानी वर्णों से बनी है, तो ये भी तो अपने आप में एक वर्ण होगा ना। और अगर ये वर्ण है तो इसका हमारी वर्णमाला में गिनती अवश्य होगी। तो आप चाहे पहली कक्षा से सीखें, चाहे आप 5वीं में आए, चाहे आप 10वीं में चले जाएं, आप कितने ही बड़े हो जाएं, जब तक आप हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और उसमें अगर आप वर्णमाला पढ़ेंगे तो आपको अम और अह को भी अवश्य पढ़ना होगा। उसका प्रयोग हम अपने समय के अनुसार, अपने भाषा के अनुसार, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं वैसे करते हैं, किंतु उसे हम वर्णमाला से हटा तो नहीं सकते हैं। जब आप 1st, 2nd से अब 5th में आ गए हैं तब अब आप इतने सक्षम हो चुके हैं कि आप अपने उन लर्न किए हुए वर्णों, उन स्वरों के मात्रा के प्रयोग को जान सके, समझ सके। तब अब हम अपने इन चिन्हों को जान रहे हैं और आपको हम समझा रहे हैं। तो याद रखिए ये 11 स्वर हैं, फिर आपके पास 2 अयोग वहाँ हैं, अम और अह। मैम ये क्यों नहीं काउंटिंग में आया? मैं फिर दोहरा रही हूँ, ये ना तो मात्रा है ना तो स्वर है, ये एक चिन्ह है जो अनुनासिक का है और जो इनके पश्चात कभी कभी जहां आपको न या म का उच्चारण करना होता है लेकिन आपको स्वर के साथ प्रयोग करना होता है, और कभी कभी जब आपकी गले की
जो नस है वो जब आपकी नाक की नस से या नली से टकरा जाती है तभी उच्चारित होती है, तो उसको दर्शाने के लिए केवल हमने अनुनासिक का चिन्ह बनाया है, इसे हमने काउंट नहीं किया है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देख लिया कि 11, 12 और 13 ये मिल गए, 13 और 33 कितने हो गए आपके ये टोटल 45। इसके बाद में अभी हम और व्यंजनों के बारे में पढ़ेंगे। फिर हमने कहा था कि स्वरों में से देखिए बेटा, जब अलग निकलने के बाद में ये नए स्वर बन रहे हैं, तो इसी प्रकार व्यंजनों को मिलाकर भी हमारे 2 नए व्यंजन बनते हैं, है ना। कैसे बनते हैं? कुछ संयुक्त व्यंजन भी हैं। अब हम थोड़ा सा अपनी मात्राओं के बारे में पढ़ लेते हैं। हम आपको पहले ओरली बताते हैं। जब स्वरों का प्रयोग व्यंजन के साथ होता है तो वह कहलाता है मात्राएं। उसका रूप बदल जाता है और उसी बदले हुए रूप को हम मात्रा कहते हैं। अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती, यह सभी व्यंजनों में स्वतः जुड़ा होता है। तो जब हम अगली बार मिलेंगे, सभी छात्र छात्राएं ध्यान दें, जब हम अगली बार मिलेंगे तो आप लोग अपनी पुस्तक में देखिए पेज नंबर 169, सभी छात्र छात्राएं पुनः ध्यान दें, पेज नंबर 169 पर आप लोगों को मात्राएं दी गई हैं कि अ की कोई मात्रा नहीं होती बेटा। आ की मात्रा, ई की मात्रा, बड़ी ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ की मात्रा किस प्रकार बनती है और किस प्रकार भाषा में प्रयोग होती है, यह चीज आप अच्छे से कंठस्थ करेंगे। और फिर हम अपनी अगली कक्षा में अपने व्यंजन वाले हिस्से को, आज हमने सिर्फ स्वर वाला हिस्सा समझा था बेटा, अगली बार हम अपने व्यंजन वाले हिस्से को समझेंगे और अच्छे से जान जाएंगे कि हिंदी वर्णमाला में मात्राएं और वर्णों का क्या प्रयोग है। तो सभी छात्र अपने पेज नंबर 169 की मात्राओं वाले हिस्से को पढ़ेंगे, याद करेंगे और तब हम आपसे अवश्य पूछेंगे कि आपने कौन सी मात्रा का प्रयोग कहाँ पर करना अभी तक सीखा है। वैसे तो आप कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक आते आते ये चीज़ अच्छे से सीख गए हैं कि ई की मात्रा कहाँ लगती है, ऊ की मात्रा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो आप अपनी पुस्तक को नहीं पढ़ रहे होते, है ना। आप भाषा की इन चीज़ों का प्रयोग कर रहे थे, करना सीख गए थे, लेकिन आपको ये नहीं पता था कि इसे क्या कहते हैं, है ना। याद कीजिए, आप अ, उ सभी का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता था कि इस अ या व को वर्ण कहते हैं। तो हम अपनी आज की कक्षा यहीं पर समाप्त करेंगे और अपनी अगली कक्षा जो है वह व्यंजन के साथ में आरंभ करेंगे। और तब तक के लिए सभी छात्र अपने इस रचना को और इन वाक्यों को फिर से दोहराएंगे और याद करेंगे। तो आज की कक्षा में यहीं समाप्त करती हूँ। सभी छात्र छात्राओं को आज का दिन शुभ हो। नमस्कार।